बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। आज हम CS304 के 12 और 13 नंबर लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह 2 वीक्स के अंदर आज हमारा तीसरा दिन है। इस बात को आज तीसरा दिन है। मैं दो लेक्चर्स को डिस्कस कर रहा हूं और जब हमारे फाइनल टर्म के लेक्चर शुरू होंगे तो मैं थोड़ी सी तफसील के साथ, हो सकता है जहाँ पर एक लेक्चर की ज़रूरत होगी एक 2 लेक्चर करना मकसद नहीं है। मकसद ये है 10 से 20 मिनट की वीडियो के ज़रिए आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझा देना। तो चलते हैं, तो देखें आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे 12 और 13 के। कल हमने बात ख़त्म की थी स्टैटिक डाटा मेंबर्स के ऊपर, तो आज हम बात करेंगे कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स हमारे पास क्या होते हैं और एक स्टैटिक डाटा मेंबर की लाइफ क्या होती है, और उसके बाद फिर हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दिस पॉइंटर का और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप है और ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर्स में से क्या ताल्लुक है, क्या फ़र्क है। ये एक बात होगी हमारी स्टैटिक्स के बारे में। दूसरी बात हमारी होगी कि हम ऑब्जेक्ट्स की एरे बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो उस एरे को डिक्लेयर कैसे करना है और उस एरे में कौन कौन सा सिंटैक्स वैलिड है और कौन कौन से इनवैलिड हैं। और उसके बाद एक केस स्टडी है डेट क्लास की, सारा कोड गिवन है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक है तो आप इस क्लास को जो है ना वो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका करवाऊंगा, तो उसके बाद हमारे ये दोनों लेक्चर जो है ना वो आज कवर हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले स्टैटिक डाटा मेंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास कल हमने बात की थी एक वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी आप क्लास में उसे बनाते हैं, जब आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये वाला जो मेंबर है, ये वाला डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं होता, ऑब्जेक्ट का अपना नहीं होता, ये क्लास स्पेस के अंदर ही रहता है। जितने भी आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस वेरिएबल को क्लास के अंदर से ही एक्सेस करेंगे और शेयर कर रहे होंगे। तो बेसिकली स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होते हैं ये शेयर किए जाते हैं तमाम क्लासेस के साथ। क्लास हमारे पास क्या है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल है जो क्लास स्पेस के अंदर रहता है, जैसे कि स्टैटिक वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल वो है जो ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही उसके साथ चला जाता है। एक डायग्राम है, उसके साथ आपको समझ आएगी। ये आपकी क्लास है स्टूडेंट की और ये आपने 3 इंस्टेंस इसके क्रिएट कर दिए। आपने रोल S1 S2 और S3 3 स्टूडेंट बनाए। अब ये जो स्पेस शो हो रही है ये वाली, ये स्पेस इसकी अपनी स्पेस है, यानी ये मेमोरी में अलहदा में किसी जगह पे स्टोर है और इसके पास इसके सारे मेंबर फंक्शन भी हैं और इसके अंदर डाटा मेंबर्स भी मौजूद हैं। लेकिन जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं या स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शंस होंगे वो क्लास के अंदर ही मौजूद रहेंगे और ये इंस्टेंस जो हैं ये इसे शेयर कर रहे होंगे और इसे यहीं से एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के स्टैटिक डाटा मेंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। अगर आप पुरानी प्रोग्रामिंग को जानते हैं तो मैं बता दूं आपको, स्टैटिक डाटा मेंबर वर्क्स लाइक ग्लोबल वेरिएबल। जिस तरह C++ के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते थे और ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर हम क्या देखते थे कि हमारे पास तमाम फंक्शंस के अंदर वो वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, इसको डिक्लेयर करने के लिए आप अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद उसी तरह डाटा टाइप होगा और वेरिएबल होगा। लेकिन हम इस बात का ख्याल रखना है आपने, स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट दे आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। आपने डिक्लेयर इसे यहाँ करना, जैसे ये कर दिया, लेकिन जब आप बाहर जाके इसको डिफाइन करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को इनिशलाइज वहाँ पर करेंगे, आप इसको क्लास के अंदर इसकी वैल्यू को इनिशलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो सेपरेट ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन कल हमने पढ़ा था। ठीक है, आप इसकी वैल्यू को इनिशलाइज कर सकते हैं, जैसे ये स्टूडेंट की क्लास है, हम इसके अंदर बना रहे हैं जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और इसके बाद बाहर जाके हमने लिख दिया इंट स्टूडेंट, ये क्लास का नाम है, ये हमारे पास ऑपरेटर आ गया और उसके बाद हमने 0 कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। ठीक है, हम इनिशलाइज कर सकते हैं अपने डाटा मेंबर्स को, ये और ये एक ही बात है। आप सिंपल ये लिख दें, चूँकि हमें पता है कि जब हम लिखेंगे इंट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली इंटीजर इसे 0 एलोकेट कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से भी 0 लिख देंगे तो तब भी इसका मतलब 0 ही होगा। हम किस तरह से एक्सेस करेंगे इसे? एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक डॉट का ऑपरेटर है और एक हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। यानी
एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, मैं ये आपको कोड दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ये स्टैटिक वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और उसके बाद ये क्लास ख़त्म हुई तो मैंने नंबर ऑफ वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया। और आगे ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू को सी आउट करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं इसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे आपने स्टूडेंट के साथ डॉट लगाया, आप देखें वो बता रहा है जी कि एक इसमें इंटीजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक इसका कंस्ट्रक्टर है और एक इसका डिस्ट्रक्टर है। कौन से फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हैं, ये इससे भी रन मतलब एक्सेस हो सकता है, और स्कोप रेजोल्यूशन से भी ये हो सकता है। इस कोड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया इसको डिक्लेयर करना, या इसको हमने एक्सेस जो है वो किस तरह से करना है, ठीक है जी। लाइफ इसकी क्या होती है, अगला सवाल आ गया। दे आर क्रिएटेड इवन, अब इसकी लाइफ ये है कि जैसे ही क्लास बनती है, कंपाइल होती है, तो ये वैल्यू ये क्रिएट हो जाता है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट भी अभी नहीं बनाया तो लेकिन ये फिर भी क्रिएट हो चुका है और इसकी वैल्यू जो है वो इनिशलाइज हो चुकी है। अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसकी वैल्यू एज इट इज ही वहां पर मौजूद रहेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तो फिर ही आपको समझ आएगी, ठीक है। लाइफ का भी पता चल गया, डेक्लेरेशन का भी। हम इसकी एग्जांपल में जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखिए। स्टूडेंट की हमने क्लास बनाई, स्टैटिक का वेरिएबल बनाया, एक हमने कंस्ट्रक्टर और एक हमने डिस्ट्रक्टर, 3 फंक्शन है टोटल, और पब्लिक में आएगा स्टैटिक। अब हमने आके यहाँ पे इंट स्टूडेंट, और ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो 0 कर दिया। अब स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट के अंदर हम, यानी स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर जो है वो 1 की कमी हो जाएगी। यानी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो 1 कम हो जाएगी, ठीक है। ये 2 ही फंक्शन हमने इसके अंदर बनाए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले कॉल किया स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, डेफिनेटली 0 आना चाहिए, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, वो 0 है। उसके बाद मैंने ये एक स्टूडेंट जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट ए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है हमने प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो अब हम सी आउट करवाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर जब हम यहाँ पे करवाएंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 नजर आएगी। तो आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन की ऑप्शन में देखें, पहले हमारे पास 0 आएगा और उसके बाद हमारे पास 2 आएगा जी, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखें मेरे पास जो है ना वो वैल्यूज़ पहले 0 आई है और उसके बाद फिर 1 आएगा और फिर उसके बाद 2 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये अब आप इसको चाहे देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, हम ये स्टूडेंट बी है और ये स्टूडेंट ए है, मैं इसी को जो है ना वो जो है ना वो यहाँ पे सी आउट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट ए है ना, स्टूडेंट बी, ठीक है, उसके साथ जो है ना मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को कॉल करता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने इसके साथ कॉल किया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन, तो आप देखें मेरे पास जवाब 2 आया है। यानी बी के साथ कॉल कर लें चाहे ए के साथ कॉल कर लें, जब दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए तो जवाब 2 ही आना है, क्योंकि हर इंस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू एक इंक्रीज जो है ना वो कर जाती है। तो यहाँ से एक बात साबित हुई कि ये शेयर किया जा रहा है तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ये तो हमने क्लास के जरिए वैल्यू एक्सेस की है ना, ये क्लास के नाम के साथ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। अब ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो ये अपना है ही नहीं, स्टैटिक है, शेयर्ड है, तो ये शेयर्ड में चूंकि इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है तो ये वहीं से हमें एक्सेस मिलेगा, ठीक है जी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था आज का हमारा। अब दूसरी बात जो हम इसके अंदर करते हैं, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। नंबर 1, ये हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पर हमने स्टोर करनी हो वैल्यूज़, एक ऐसी वैल्यूज़ जो कि हमने पूरे तमाम ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करनी है। यानी एक क्लास है, उसके हमने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं ना, उन ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक वैल्यू ऐसी है जो सब में यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप उस वेरिएबल को या उस डाटा मेंबर को स्टैटिक बना लें, क्योंकि वो सब के अंदर शेयर्ड होगा, ठीक है। जैसा कि ये एग्जांपल है, और ये वही एग्जांपल है, और ये वही आपके पास आउटपुट है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की।
जिस तरह स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं यानी वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरह मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं दैट नीड्स एक्सेस। लेकिन ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉल करना जो है ये रूल्स के खिलाफ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या कहता है कि आप कभी भी किसी डाटा मेंबर को बगैर फंक्शन के कॉल ना करें। आपको याद होगा हमने एक्सेसर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, गेटर और सेटर के बारे में पढ़ा था। तो हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूज नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम इस कोड में देखें ना, डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कोड, हमें ऐसा नहीं होना है। हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए जो फंक्शन जाके जो है ना वो इस की वैल्यू को हमारे लिए रिट्रीव करके लाए। जिस तरह हमने पढ़ा है, हमने सेटर और गेटर फंक्शन में क्या पढ़ा है कि हम सेटर और गेटर फंक्शंस के अंदर हर डाटा मेंबर को सेट करने के लिए भी एक फंक्शन लिखेंगे और उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए भी एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो उस हवाले से एक ऐसा फंक्शन दैट नीड्स एक्सेस टू द मेंबर ऑफ अ क्लास yet does not need to be invoked by the particular object। ये क्लास का होगा, ऑब्जेक्ट से इसको इन्वोक नहीं किया जाएगा। हम इसको यूज करेंगे डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, और ये मैकेनिज्म जो है हम यूज कर सकते हैं जिस तरह हम आम फंक्शंस या आम डाटा मेंबर्स के लिए। एक स्टैटिक फंक्शन नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब उसके लिए आप देखिए उसने क्या किया, बिल्कुल उसी तरह ये एक मेंबर बनाया, लेकिन पब्लिक के अंदर उसने ये वाला बना दिया, गेट टोटल स्टूडेंट के नाम का एक फंक्शन बना दिया। और इसके अंदर क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। यानी अब हम अगर इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम अपने सी आउट के अंदर क्या लिखेंगे, हम ये इस तरह इसको कॉल करेंगे, कोई वेरिएबल इंट बनाएंगे और उसके अंदर हम गेट टोटल स्टूडेंट फंक्शन के नाम से हम इसे कॉल करेंगे। ऐसा फंक्शन जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स के ऊपर काम करता है उसे हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहते हैं। अब आ गया दिस के साथ इसका रिलेशन क्या। हमें पता है कि जो दिस पॉइंटर है ना, वो तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को इम्प्लिसिटली कॉल कर सकता है, लेकिन दिस पॉइंटर इज नॉट पास टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। आप दिस के साथ इसे कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वजह क्या है, क्योंकि दिस जो होता है ये पॉइंटर होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और जो स्टैटिक डाटा मेंबर है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है ही नहीं। दिस जो है ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, और स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होते हैं ये क्लास में मौजूद होते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते। इसलिए आप दिस पॉइंटर के साथ इस वेरिएबल को जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर हमने कहा था कि जी हम ग्लोबल वेरिएबल और इसकी ये तीन इसके अंदर मौजूद हैं जी। स्टैटिक मेंबर्स जो हैं ये अल्टरनेटिव हैं ग्लोबल के। ग्लोबल वेरिएबल जो है ना ये तमाम प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते थे, लेकिन यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल जो है ये हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, उसके ये खिलाफ है। इसलिए हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे बल्कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स को प्रेफर करेंगे। पेपर में सवाल होता है व्हाई स्टैटिक मेंबर्स आर प्रेफर्ड, तो आंसर क्या है, आंसर यही है कि बिकॉज द रूल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग prevents us to use global variable। Although global variables and static members can be used in the similar fashion, they are alternative to each other, but the basic principle of object oriented programming prevents us to use global variables, hence we will use static members in place of the global variables। यहाँ तक बात खत्म होगी हमारी एक static members क्या है। अब बात होगी ऑब्जेक्ट्स की एरे क्या हम बना सकते हैं। का आपको याद होगा कल वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब आप एक क्लास बना लेते हो ना, यानी ये कोड देखो ज़रा, इस कोड के अंदर मैंने क्या लिखा है, ये लाइन ज़रा पढ़ो। ये लाइन क्या इस तरह इस चीज़ के बराबर नहीं है कि यहाँ पे इंट है और एक्स एक वेरिएबल है, यहाँ स्टूडेंट एक क्लास है और स्टूडेंट ए जो है उसका ऑब्जेक्ट है। फ़र्क तो सिर्फ यहाँ पे इसी चीज़ का है ना कि ये मैंने लिखा डाटा टाइप स्पेस दे के वेरिएबल का नाम लिखा, और यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा क्लास नेम और स्पेस दे के मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। समझ आ रही है बात की, बिल्कुल ये सेम है। हम इसे कहते हैं कि ये बिल्ट इन डाटा टाइप है, और जो क्लास होती है ये हमारे पास कस्टम डाटा टाइप होती है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी इसे कहा जाता है। क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स and the objects of that classes are called user defined variables of user defined data types। अगर ये x की एरे बन सकती है, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो इंटीजर है फ्लोट है, इनकी एरे बन सकती है, तो डेफिनेटली आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की भी एरे बन सकती है। जब मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए किस क्लास के, स्टूडेंट क्लास के।
तो जब हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकती है। नंबर 2, दे मस्ट बी डिफॉल्ट, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपकी क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मसलन आपने क्लास टेस्ट लिखा, पब्लिक लिखा, बंद कर दिया। यहाँ आके आपने लिखा टेस्ट और एरे ऑफ 2 के दो ऑब्जेक्ट की बना दो, 100% ओके है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। हाँ जी, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा और ये एरे क्रिएट हो जाएगी। आगे आ जाए, फिर हमने क्लास लिखा, ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद डिफाइन कर दिया लेकिन विदाउट एनी पैरामीटर है, विदाउट एनी पैरामीटर, और हमने टेस्ट एरे 2 बनाया, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि शर्त ये है कि विदाउट एनी एक्सप्लिसिट पैरामीटर आपने इसको क्रिएट करना है। ओके करेंगे तो ये भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर इस वाली एरर को हम बनाएंगे, यहाँ पर हमने बनाया एक कंस्ट्रक्टर टेस्ट है, इंट आई के साथ है, ये समझ आ रही है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ही उस वक्त होगा जब आप एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे। तो अब अगर आप एरे 2 करेंगे तो ये एरर होगी, ये कभी रन नहीं होगा। मैंने इसका कोड भी यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ये देखें, ये मैंने लाइन वो बनाई हुई है। अब मैंने इस लाइन को किया और जब भी आप कंपाइल करते हैं तो आपको इसके अंदर ये एक एरर मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बगैर इसको कंपाइल करेंगे तो ये एरर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। लिहाजा ये भी एक एरर है। इसी तरह आप इस तरह भी डिफाइन, यानी किसी सूरत में भी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 13 में आ जाएं तो हम बात करेंगे कि क्या पॉइंटर भी यूज़ हो सकता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। हम पॉइंटर पढ़ के आए हैं C++ के अंदर कि पॉइंटर एक ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल स्टोर करता है। तो क्या ऑब्जेक्ट भी तो एक मेमोरी लोकेशन है, ऑब्जेक्ट भी तो एक हमारे पास मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो क्या ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कर सकते हैं? तो इसका पहला आंसर है डेफिनेटली, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर एज पॉइंटर टू बिल्ट इन टाइप्स। अगर एक एक्स इंटीजर टाइप वेरिएबल को पॉइंटर एलोकेट हो सकता है तो एक ऑब्जेक्ट को भी डायनामिकली पॉइंटर हो सकता है। देखें ज़रा, ये क्लास है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट ओबीजे के नाम से, ठीक है। ये हमने एक पॉइंटर बनाया स्टूडेंट स्टैटिक पॉइंटर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है आपका पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए। यानी आपने स्टूडेंट स्टैटिक पॉइंटर लिखा तो ये पीटीआर नाम का पॉइंटर, और अब हमने इस लाइन के जरिए क्या कर दिया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हमने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है अब हमारा पीटीआर। अब आप इस पीटीआर के जरिए तमाम जितने भी इसके फंक्शंस हैं, इसके मेंबर फंक्शंस हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पी टी आर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, आपने एक पॉइंटर बनाया, उसके बाद आपने सिंपल लिख दिया पी टी आर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस तरह भी आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ये वाला ऑपरेटर फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ डॉट, ये जेन में रख लें, ठीक है। अगर आप पॉइंटर के ज़रिए ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर आपने ये वाला पॉइंटर यूज़ करना है। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम भूल गया है किसी वजह से, ठीक है, लेकिन ये इस पॉइंटर के साथ आप अपनी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। आखिरी बात आज की, और वो है कि न्यू का ऑपरेशन क्या करता है। न्यू का ऑपरेशन दो काम करता है। नंबर 1 तो मेमोरी एलोकेट करता है, नंबर 2 क्या करता है कि प्रॉपर जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे कॉल करता है। जब भी आप लिखते हो, ठीक है, न्यू, यानी जैसे ही मैंने आप देखें, यानी मैंने यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यू के साथ नहीं क्रिएट किया, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को न्यू के साथ क्रिएट करता हूँ STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं STD इज इक्वल टू न्यू STUDENT न्यू स्टूडेंट, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब एक तो ये STD नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जितनी मेमोरी इस STD को चाहिए वो एलोकेट कर देगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या होगी कि ये प्रॉपर जो इसका कंस्ट्रक्टर होगा ना, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हैं आपके, यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर ही एक है ना हमारे पास। यहाँ हमने मिसाल के तौर पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जो कि इंटीजर RNO पे काम करता है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया कि जो इंटीजर RNO और स्ट्रिंग नेम पे भी काम करता है, ठीक है। अब 3 कंस्ट्रक्टर है, आपका ये वाला न्यू ऑपरेटर किस कंस्ट्रक्टर को जाके इन्वोक करेगा कि वो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो रन हो। तो ये काम भी इसका होता है। ये देखेगा इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, कोई पैरामीटर नहीं है तो पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। अगर आपने इसके अंदर 4 लिख दिया
तो अब ये इंटीजर है तो फिर ये दूसरे कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा। और अगर आपने इसके अंदर इस तरह लिख दिया 4 कॉमा HABIB हबीब, ठीक है, तो अब चूंकि इसके अंदर 2 पैरामीटर है तो न्यू का काम है एसटीडी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मेमोरी एलोकेट करनी और दूसरा प्रॉपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। और वो प्रॉपर कंस्ट्रक्टर इस वक्त कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारी आज के लेक्चर। आगे एक केस स्टडी है, बताया गया है कि जी आप एक क्लास बनाएं पूरी डेट की, ये उसके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं जी, ये 4 उसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि ये फंक्शन होंगे गेट डे गेट मंथ, ये याद करें हमने एसेसर फंक्शन बनाए थे। ठीक है, सेट डिफ़ॉल्ट डेट जो है ये कहते हैं कि स्टैटिक होना चाहिए। और उसके बाद ये सारा कोड जो है ना इस केस स्टडी के मुताबिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की भी आपको समझ आ गई होगी जी। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।